हे गाइस, दिस इज अभिलाष और आज मैं रिव्यू करूंगा गन्स एंड गुलाब शो का और इसके साथ साथ एंड में शेल्टर शो का भी। अब शेल्टर शो के सिर्फ 3 एपिसोड्स रिलीज हुए हैं तो उसके बारे में मैं सिर्फ उतना ही बात करूंगा जितने की अभी जरूरत है। पहले चलते हैं गन्स एंड गुलाब्स पे। ये सीरीज आपको नेटफ्लिक्स पर मिलेगी जिसमें है टोटल 7 एपिसोड्स, 6 एपिसोड्स प्रॉपर 1-1 घंटे के और लास्ट एपिसोड 1.5 घंटे का है। और इस सीरीज का जॉनरा है डार्क कॉमेडी ड्रामा। अब देखो, सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स ये स्टोरी वाला पॉइंट है, तो बहुत ध्यान से सुनना जो मैं अभी समझा रहा हूं आपको। कहानी है एक फिक्शनल जगह की जिसका नाम है गुलाबगंज। वहां पर होती है अफीम की खेती और वहां के सबसे बड़े बाहुबली का नाम है गांची। इनका सारा कारोबार इलीगल अफीम पर चलता है और इनका है एक बेटा जो कि पूरा निकम्मा है। फिर आती है इनकी राइवल गैंग जो कि शेरपुर शहर में रहती है, वो जस्ट इसके बगल में है। उनका लीडर है नवीब। तो आए दिन इनके बीच शूटआउट्स होते रहते हैं और इनके बीच गैंग राइवलरी चलती रहती है। अब ये था स्टोरी का एक पार्ट। अब इस गैंग राइवलरी के बीच में इन्वॉल्व होती है स्कूल के बच्चों की लव स्टोरी। फिर इसमें मिक्स होती है राजकुमार राव वाली स्टोरी की वो कौन था, कौन है और आगे वो कौन सी गैंग ज्वाइन करेगा। फिर इसमें मिक्स होती है दलकीर सलमान की स्टोरी जो कि एक कॉप है। और फिर इन सब चीजों में ऊपर से तड़का डाला जाता है कलकत्ता की एक सुपर गैंग का जो कि सबसे बड़ा माफिया इसमें दिखाया गया है। तो ये थी इसकी पूरी स्टोरी। अब देखो गाइस, इस शो की सिनेमेटोग्राफी और बैकग्राउंड म्यूजिक जो है वो ऑन स्पॉट है, ऑन पॉइंट है, बिल्कुल एक्यूरेटली, परफेक्टली। बट इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा व्हाट टू एक्सपेक्ट एंड व्हाट नॉट टू एक्सपेक्ट। तो इस शो के मेकर्स हैं राज एंड डीके और इस साल की शुरुआत में इन्होंने हमें दी फर्जी और इससे पहले द फैमिली मैन। और मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि इनका फिल्म मेकिंग का एक अलग ही तरीका है। इनकी स्टोरीज में होते हैं बहुत सारे कैरेक्टर्स और इन दोनों की स्पेशलिटी ही यही है कि ये इन सारे कैरेक्टर्स पे बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देते हैं। फिर चाहे वो उनकी बैक स्टोरीज हो, फिर चाहे वो उनका डेवलपमेंट हो, फिर चाहे वो उनकी टाइमलाइंस हो, सब कुछ। तो अगर आप लोग ये शो देखते हो तो आपको स्टोरी से ज्यादा कैरेक्टर्स में दिलचस्पी आएगी और आपको कैरेक्टर्स को देखने में उतना ही मजा आएगा। क्योंकि ये शो ऐसा है ना कि अगर आप 4 दोस्त मिलकर बैठ के देखते हो तो इस शो के एंड में आप चारों के अलग अलग फेवरेट्स निकलेंगे। इसके अलावा राज एंड डीके के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो आपको एक अलग ही यूनिवर्स में लेकर जाते हैं। तो इस चीज को बनाने में उनका जो अटेंशन टू डिटेल है वो हमेशा टॉप क्लास रहता है। अब इस शो की कहानी सेट हुई है लेट 1980s और अर्ली 1990s के बीच, जहां पर इन लोगों ने बहुत ही कमाल की डिटेलिंग की है सेट डिजाइन्स में, कॉस्ट्यूम डिजाइन्स में, कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, किस तरीके से शो करना है, कौन कौन सी गाड़ियां ये कैरेक्टर्स चलाएंगे, खाने पीने की चीजें, जैसे कि उस टाइम पर कैंपा कोला और गोल्ड कॉइन चला करता था, उस टाइम पर पेप्सी कोला और कोका कोला वगैरह ये सब कुछ नहीं था। फिर आते हैं एसटीडी और पीसीओ वाले बूथ जहां पर एक साइड में ऐसे पैसे लिखे हुए होते थे और एक साइड में आपका ऐसा टाइम चलता था। मतलब कोई भी चीज आपको इस शो में ऐसी नहीं मिलेगी जो कि आउट ऑफ प्लेस हो। इसके अलावा ये शो हम अर्ली 90s किड्स के लिए एक मेमोरेबल शो है। हम लड़के अपने स्कूल टाइम पर हमेशा अपनी कॉपियों के पीछे एक फ्लेम गेम खेला करते थे। मतलब एक दूसरे के नाम के ऊपर काट छाट करके अगर F आया तो फ्रेंडशिप, L आया तो लव। मतलब ऐसे डिसाइड होता था कि अगर हम लड़के किसी लड़की को पसंद करते तो क्या वो लड़की भी हमको उतना ही पसंद करती है या नहीं। इसके बाद आता है कॉपी के पन्नों के पीछे क्रिकेट खेलना, एक भारी मोटी सी बुक निकाल के, जहां पर कि अगर 8 आया तो 6+2, 0 आया तो आउट। फिर नए नए इंग्लिश सॉन्ग सुनना जो कि प्यार भरे हो ताकि उससे हमको लव लेटर लिखने में आसानी हो। हाँ, ये सब चीजें हम किया करते थे। यस, तो ओवरऑल एक वो चीज होती है ना, यादों की बारात। तो हम अर्ली 90s किड्स के लिए ये शो एक यादों की बारात जैसा है। इसके बाद आता है इस शो का क्लाइमैक्स जो कि पूरे 1 घंटे का है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैं सच बता रहा हूं। 1 घंटे का सिर्फ क्लाइमैक्स है और उसमें भी आप हंस हंस के पागल हो जाओगे कि भाई साहब ये क्या चल रहा है ये। इसके बाद आती है हर एक कैरेक्टर की बैक स्टोरी, जैसे कि राजकुमार राव। उनका इस शो में नाम होता है पाना टीपू। अब उनका नाम पाना टीपू कैसे पड़ा, इसकी जो बैक स्टोरी है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग है और उतनी ही ज्यादा फनी है। और इनकी एक्टिंग देखने के बाद आप लोग समझ जाओगे कि ये जो एक एरा चल रहा है ना, जहां पर सबकी पिक्चरें फ्लॉप हो रही है, ये एरा इन गिने चुने 4-5 एक्टर्स के नाम है जहां पर ये बैक टू बैक हिट दिए जा रहे हैं और जिनमें से एक राजकुमार राव भी है। फिर इनमें से सबसे ज्यादा भारी और मिस्टीरियस कैरेक्टर गुलशन देवैया का। इस शो में इनका नाम होता है 4 कट आत्माराम। वापस सुनना, 4 कट आत्माराम। और ये कैरेक्टर इन लोगों ने इतना पागल और सरफिरा दिखाया है ना कि ये बंदा फोन पर भी किसी से 1 मिनट से ज्यादा बात नहीं करता। चाहे वो कितनी भी जरूरी बात हो जाए, चाहे अगला वाला मर जाए, चाहे उसके पीछे कोई आदमी मर रहा हो, 1 मिनट बात करेगा, बस 1 मिनट ही करेगा। उसके बाद अगर किसी से मिलने जाता है तो भी ये 1 मिनट से ज्यादा किसी से मिलता नहीं है। ये आदमी टाइम का बहुत ज्यादा पक्का है। अगर आप लेट गए तो भी आप गाली खाओगे, अगर आप 5 मिनट जल्दी गए तो भी 5 मिनट तक गालियां ही खाओगे। और इस कैरेक्टर की बैक स्टोरी इतनी ट्विस्टेड है ना कि आपको
समझ में ही नहीं आएगा कि ये बंदा इंसान है, पिशाच है, भूत है या साक्षात ऐसे यमराज का कोई अवतार है। नहीं मतलब कौन है ये बंदा। इसके बाद सबसे एंड में आते हैं दलकीर सलमान। इनको दिखाया गया है कॉप जो कि बहुत ज्यादा ईमानदार है। इनके आर्क में भी आपको देखो एक दो ट्विस्ट देखने को मिलेंगे जो कि बहुत बढ़िया है। तो ओवरऑल मेरे कहने का मतलब यही है कि इसमें जो छोटे छोटे कैरेक्टर्स है जो कि 3-4 सीन्स में है, जिनके की एक एक डायलॉग है या फिर डायलॉग भी नहीं है, वो भी आपके दिल पर इतनी गहरी छाप छोड़ेंगे ना कि आपको मजा आ जाएगा। अब इसके बाद ना देखो ऐसा नहीं है कि इस शो में कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है, नेगेटिव पॉइंट है। देखो 5वें एपिसोड के बाद ना आपको ये शो थोड़ा सा डीरेल होता हुआ नजर आएगा, बट 6ठे एपिसोड में वापस अपनी पटरी पर आ भी जाएगा। इसके बाद ये शो आप में से बहुत सारे लोगों को ना स्लो लग सकता है, बट एक चीज मैं आपको ये भी क्लियर कर देता हूँ कि राज एंड डीके के जो शोज होते हैं वो हमेशा ऐसे ही होते हैं। वो हमेशा एक स्टोरी को बिल्डअप करने में टाइम लेते हैं, क्योंकि उनका मेन फोकस स्टोरी नहीं है। उनका मेन फोकस है एक पूरा यूनिवर्स बनाना। उस यूनिवर्स में क्या क्या है, कौन कौन है और इन कैरेक्टर्स के आसपास में क्या क्या चल रहा है, फिर ये वाले कैरेक्टर्स स्टोरी को कंधे पे लेके कैसे आगे बढ़ते हैं। तो yes, this show takes time to cook, but after being cooked, आपको मजा आ जाएगा। अब फाइनली इस शो में सेक्स सीन्स नहीं है, न्यूड सीन्स नहीं है, बट गालियां बहुत सारी हैं। तो अब ये आप डिसाइड कर लो कि आपको किसके साथ देखना है। बट अगर मेरी मानो तो आपको ये शो अपने किसी एक दोस्त के साथ देखना चाहिए। आप इस शो को अकेले भी एंजॉय कर सकते हो, बट अगर आपको सच में डबल मजा चाहिए तो अपने किसी दोस्त को पकड़ो, बिठाओ उसको अपने पास और फिर देखो, या फिर आप वॉच पार्टी करके भी ये शो देख सकते हो। और मेरी तरफ से इस शो को 4.5 आउट ऑफ 5। अच्छा, अब इसके बाद मुझे कई लोग ऐसा पूछ रहे थे कि शेल्टर सीरीज जो है वो देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। तो मेरा ये कहना है भाई जाकर देखो उस शो को, वो शो भी बहुत गजब का शो है भाई। शेल्टर सीरीज के अभी तक सिर्फ 3 एपिसोड आए और हर हफ्ते फ्राइडे को उसका एक नया एपिसोड रिलीज होगा। तो स्टोरी का थोड़ा सा जिस्ट मैं आपको दे देता हूँ। एक लड़का होता है और उसके डैड की डेथ हो जाती है, और उसके बाद ये जो लड़का जिस स्कूल में पढ़ रहा है उस स्कूल की एक लड़की किडनैप हो जाती है। तो बस अभी तक यही चीज चल रही है। अच्छा, अब इन 3 एपिसोड्स में खास बात यह है कि आप जितने भी प्रेडिक्शंस लगाओगे सब गलत। मतलब पहला एपिसोड देखते ही आई वाज श्योर कि हाँ यही किडनैपर हो सकता है, गलत। दूसरा एपिसोड देखते ही मुझे शक हुआ कि यार ये वाला बंदा किडनैपर हो सकता है, फिर से गलत। क्योंकि इस शो में ना देखो ऐसे 2-3 गिरोह दिखाए जो कि इस लड़की को किडनैप करना चाहते हैं ड्यू टू सम रीजंस, बट ये लड़की इन तीनों ही गिरोह को नहीं मिल रही है। तो वो लड़की गई कहां? मतलब मैं पहले ही एपिसोड के एंड में भाई शो का फैन हो गया एंड आई वाज लाइक यार क्या शानदार राइटिंग करी है इस शो वालों ने। अब फाइनली इस शो को आप देख सकते हो Amazon प्राइम पे। बाकी इसका पूरा का पूरा रिव्यू जो है वो मैं सितंबर में करूंगा जब इसका लास्ट एपिसोड आ जाएगा। बाकी वीकली बेसिस पर मैं इसके एपिसोड्स देखकर आपको बताता रहूंगा। तो इसी के साथ आज का रिव्यू मैं यहीं खत्म करता हूं। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी ऑसम, बाय बाय।